हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन। सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज सेल। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल सेल्स ओरिजिनेटेड थ्रू डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स सेल जो है सभी जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और जो न्यू सेल्स जो बनते हैं वह पहले से उपस्थित सेल के विभाजन से ही बनता है। देन आते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जो कोशिका में क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसका विभाजन होना और उससे नई कोशिकाओं का बनना। तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल इनटू डॉटर सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। देन आते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज माइटोसिस सेल डिवीजन और सेकेंड मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है और मियोसिस सेल डिवीजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो है इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं या होता है। सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है जड़, तना, लीफ आदि में इस प्रकार के सेल डिवीजन होता है। देन दूसरा है मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बोल रहे हैं। इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब होता है इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें जो 4 नई कोशिकाएं बनती हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है इसके जनक से जस्ट आधा होता है। इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। और ये जो है मियोसिस सेल डिवीजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनरेटिव सेल में होता है, जैसे कि एग हो गया, एंथर हो गया, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन में जो माइटोसिस टर्म है उसको डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1822 में दिया था। माइटोसिस सेल डिवीजन का मेन थिंग ये है कि इसमें एक कोशिका से 2 नई संतति कोशिकाएं बनती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या उसके जनक के क्रोमोसोम की संख्या के जस्ट इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से 2 सेल बनता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो है सोमेटिक सेल में होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन में जो है एक कोशिका से 2 कोशिकाएं जो बनी है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जस्ट इक्वल है। इस कारण हम इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। देन आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन, मतलब जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं और जो ऑर्गन्स होते हैं उसके रीजनरेशन माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। सेकेंड है रेगुलर एंड कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ द सम ओल्ड टिश्यूज, जो पुरानी कोशिकाएं होती है उसका रिप्लेसमेंट भी माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। देन थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन्स, नए ऑर्गन के निर्माण में भी माइटोसिस सेल डिवीजन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन आते हैं स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन को समझने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि सेल डिवीजन को 2 भागों में बांटा गया है। अब इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं सेल डिवीजन को 2 भागों में बांट दिए, माइटोसिस सेल डिवीजन और इधर देखिए मियोसिस सेल डिवीजन। देन माइटोसिस सेल डिवीजन को अब अगेन क्लासिफाई करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। माइटोसिस सेल डिवीजन में केंद्रक केवल एक बार विभाजित होता है। देन आते हैं साइटोप्लाज्मा का विभाजन। जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तब फिर साइटोप्लाज्मा का विभाजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर कैरियोकाइनेसिस अगेन 2 भाग में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इंटरफेज, दूसरा है माइटोसिस या माइटोटिक फेज।
इंटरफेज 3 सब डिविजन्स में फिर क्लासिफाइड है, G1, S, G2, M। देन माइटोसिस या माइटोटिक फेज जो है फिर सब डिविजन्स में क्लासिफाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो इंटरफेज होता है उसको सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, और इंटरफेज में डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि न्यूक्लियस के डिवीजन के दौरान यूज किए जाते हैं। तो इंटरफेस के जो 3 स्टेजेस दिख रहे हैं आपको, G1, S, G2। तो G1 में जो है डीएनए का जो सिंथेसिस है, इधर आप देख सकते हैं कि G1 में प्रोटीन एवं आरएनए का सिंथेसिस होता है, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, और लास्ट में आपका आता है G2 फेज। जो G1 फेज में यदि कुछ क्या बोलते हैं प्रोटीन एवं आरएनए सिंथेसिस कम्प्लीटली नहीं हो पाता है तो उसका कंप्लीशन जो है G2 फेज में होता है, और G2 फेज में डीएनए का सिंथेसिस जो है लगभग कंप्लीट हो जाती है। देन आते हैं माइटोटिक फेज की ओर। माइटोटिक फेज में सबसे पहले आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। जैसे टीलोफेज लास्ट होगा या टीलोफेज में आएंगे तो कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन समाप्त हो जाएगा। टीलोफेज के बाद हम साइटोकाइनेसिस में जाएंगे। टीलोफेज के बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन स्टार्ट होगा। अब माइटोसिस सेल डिवीजन को डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कि बताए थे इंटरफेज होता है। इंटरफेज में इस तरीके से एक कोशिकाएं का जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपर वे पे होता है, जैसे कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा, क्रोमेटिन रहेगा, क्रोमेटिन इस तरीके से फैला हुआ रहता है। तो ये एक प्रॉपर वे पे इंटरफेज में रहते हैं। इंटरफेज के दौरान ही डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसका उपयोग जो है सेल डिवीजन के दौरान होता है। देन आते हैं प्रोफेज। प्रोफेज को 3 भाग में फिर बांटा गया है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से न्यूक्लियर इन्वेलप रहेगा, न्यूक्लियोलस बीच में रहेगा, और जो क्रोमेटिन है वो इस तरीके से जो ऊन के बॉल होते हैं उनके गुच्छे की समान इस तरीके से एक गोल बॉल की तरह दिखाई देते हैं। ये अर्ली प्रोफेज में। मिड प्रोफेज में क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन होते हैं ये जो है इस तरीके से पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में इस तरीके से जो ऊन के गुच्छे की तरह बिखरे हुए थे, बॉल की तरह दिख रहे थे, वो जो है ऐसे पेयरिंग क्रोमेटिन जो है ऐसे पेयरिंग स्टार्ट हो गया। देन लेट, और जो मिड प्रोफेज के दौरान भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेंगे। देन आते हैं लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में जो है ये छोटा और मोटा दिखाई देने लगता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये शॉर्टर एंड थिकर बनने लगता है, और लेट प्रोफेज के दौरान भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। देन आते हैं मेटाफेज। ये आपको मेटाफेज का स्ट्रक्चर है। मेटाफेज में जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, मतलब सेंटर पोर्शन पे आके अरेंज हो जाते हैं, और इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा ये क्रोमोसोम्स जो है इसमें ये स्पाइंडल फाइबर्स लगे हुए हैं। और इस जो मेटाफेज का उपयोग ही जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम एक वेल अरेंज्ड दिखाई देते हैं, शॉर्टर एंड थिकर दिखाई देते हैं, और मेटाफेज के स्टार्टिंग में ही जो न्यूक्लियोलस होते हैं वह डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई देना बंद कर देते हैं। फिर आते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम अरेंज थे उसमें से 2 क्रोमेटिड ऊपर की ओर और 2 क्रोमेटिड नीचे की ओर तर्कु तंतु के द्वारा खींच लिए जाते हैं। तो ये अपोजिट पोल्स की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एनाफेज में जो है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं, और एनाफेज को माइटोसिस सेल डिवीजन का सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का फेज माना जाता है। देन आते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में
जैसे आते हैं तो ये आपका टीलोफेज का स्ट्रक्चर है। टीलोफेज में जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह फिर से अनकॉइल होना स्टार्ट होता है, बिखरना स्टार्ट कर देता है जो क्रोमेटिन्स होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो फिर से दिखाई देना स्टार्ट होता है। और इसके बीच में जो है एक स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो जाता है जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरीके से टीलोफेज में होता है। देन ये आपका न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। देन लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन। जैसे ये फ्रेगमोप्लास्ट बन गया, फ्रेगमोप्लास्ट के यहीं से फिर ये दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से एक कोशिका के विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है माइटोसिस सेल डिवीजन में। ओके, थैंक यू।